नम 2024 का पेपर और आज हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहने में सारे एमसीक्यूज को आप लोग को एक एक कुछ सॉल्व करके समझाऊंगा। और अगर किसी को पेपर की ज़रूरत हो तो वो अपना नंबर लिख ले कमेंट में, मैं आप लोगों को ये जो कंप्लीट पेपर है ये व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक, तो टाइम ज़ाय के बगैर मैं एक एक एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करता हूँ। ये 56 नंबर एमसीक्यूज से शुरू होते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 56 हमें ये कह रहे हैं कि इफ़ 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 4 ग्राम ऑफ सल्फर 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 4 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट करते हैं, इससे बनते कैल्शियम सल्फाइड। यहाँ कैल्शियम का जो मास उसने दिया है वो 2 ग्राम दिया है और सल्फर का दिया है 4 ग्राम। तो बताओ ये कैल्शियम सल्फाइड कितना बनेगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर स्टोइचियोमेट्री का रूल लगाओ। रूल ये है कि जो भी चीज़ गिवन हो उसको सबसे पहले मोल्स के अंदर कन्वर्ट करो, इसके मोलर मास के ऊपर इसको डिवाइड करके। तो कैल्शियम का जो मोलर मास होता है दैट इज 39 पॉइंट समथिंग, मैं 40 लिख लेता हूं, और सल्फर का जो होता है दैट इज 32। अब यहां पर अगर आप लोग 2 को 40 के ऊपर डिवाइड करते हो, ये 2 है और ये 40 है, ये बड़ा है तो पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, फिर भी छोटा है यहां पर जीरो लगा के यहां पर जीरो लगाओ। तो 5 के साथ इसको जब आप लोग डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो 0.05 आ जाएगा। और सल्फर वाले केस में अगर आप लोग देखते हो तो 4 है और यहाँ पर 32 है, सिंपल पॉइंट लगाओ, 0 और 1 आ जाएगा, 0.1 समथिंग आ जाएगा। लेकिन कैल्शियम के केस में यहाँ पर जो आएगा, कैल्शियम के केस में क्या आएगा, वो आ जाएगा 0.05 और सल्फर के केस में 0.01। तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम के 0.05 मोल्स हैं और सल्फर के 0.1 मोल है। तो एक के मोल ज्यादा है और दूसरे के मोल्स कम है। तो जिसके मोल्स कम होंगे उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर आप लोग देखते हो, कैल्शियम के 1 मोल है और कैल्शियम सल्फाइड के भी 1 मोल है। 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है तो 0.05 से कितने मिलेगा, 0.05। अब हमने तो अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ये तो मास आ गया, तो आप लोगों ने मोल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर लेने, सिंपल आप लोगों के पास प्रोडक्ट की अमाउंट आ जाएगी। तो इसका जो मोलर मास है कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम का 40 और सल्फर का 32, आंसर विल बी 72। आंसर क्या आ जाएगा, 72। अब 0.05 को जब आप लोग 72 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, अगर यहां पर 0.5 होता सिंपल तो आंसर आ जाता 36, एक डेसिमल शिफ्टिंग करते। अब 2 डेसिमल शिफ्टिंग है तो 36 में भी आप लोग जब डेसिमल शिफ्टिंग करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3.6। तो पहला जो एमसीक्यूज है उसका करेक्ट ऑप्शन है 3.6। ठीक, साथ में मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग को बाकी टेस्ट आएगा तो उसमें भी समझ आ जाने। अब जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ, जिसमें मैं कह रहा है कि सेलेक्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल। आप लोग को डिफरेंट मॉलिक्यूल दिए है और आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल का पूछा है। कह रहे हैं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2, 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3, 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या 2 ग्राम ऑफ वाटर, या 2 ग्राम ऑफ सोडियम, 2 ग्राम ऑफ सोडियम। अब सबके मोल्स दिए हैं, मोल से आप लोगों ने सबके मास दिए हैं, मास को सबसे पहले आप लोग मोल्स के अंदर कन्वर्ट करो। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज्यादा होंगे। ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जिसका मोलर मास जितना कम होगा उसके मोल सबसे ज्यादा आएंगे। मतलब क्या, यहाँ पर इसका मोलर मास 2, यहाँ पर इसका 28, यहाँ पर इसका 44 और यहाँ पर इसका 23। तो इसके मोल सबसे ज्यादा आएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सबसे छोटा है, इसके 1 मोल्स आ जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। अब जाते हैं सीक्वेंस नंबर 58 की तरफ, जिसमें कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एल। एल का मतलब ये है कि इजोम्यूटल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ 4p के लिए। तो आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए, एल की जो वैल्यू होती है ना वो डिपेंड करती है सबशेल यानी एस पी डी और एस एफ पे। एस पी डी और एफ, यहाँ एस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो 2s होगा, 3s होगा, 1s होगा, जो भी होगा। एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4p है, तो p को आप लोगों ने देखना है और p के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें ये कह रहे हैं कि द एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोटेशन है क्रिप्टॉन 36 और आगे यानी क्रिप्टॉन तक जाएगा
और केरिप्टान के जो एटॉमिक नंबर होते हैं दैट इज 36, और उससे आगे 5s2 और साथ में 3d6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो तो 38 हो जाएगा, और 38 में 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो तो 44 हो जाएगा। ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 44 है। और यहाँ पर आप लोग को दिए, यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है स्टांशिया में, मास नंबर को आप लोग निगलेक्ट कर लो, इसका जो इन्होंने दिया है वो क्या है, वो 38 तो नहीं हो सकते हैं। 38 के साथ यहाँ पर रोथियम में इसका है 44, इसी तरह पीडी पैलेडियम है, पैलेडियम के 46, और साथ में जिंक के, और जिंक के इन्होंने कितने दिए, जिंक के इन्होंने 40, इन्होंने खुद से दिया है, जिंक नहीं जिरकोनियम है, जिरकोनियम का 40 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर आप लोग देखो 36 के साथ 8 को और ऐड करो तो 44 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज Ru रोथियम 44। ठीक, केरिप्टान तक पहुंचे और उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज ये कह रहे हैं कि चूज द अलाउड सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू आप लोग को दिए, कहते इसमें से कौन सा पॉसिबल होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, n की वैल्यू 3 है पहले के लिए, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है, और s की वैल्यू +1/2, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं दूसरा आप लोगों को समझा के बताता हूँ, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, और l की वैल्यू n की वैल्यू से हमेशा के लिए कम होती है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। आगे मैं देखो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 और m की वैल्यू फिर 4 है, तो m की वैल्यू तो l की वैल्यू के साथ रिलेट करती है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस एल, 0 इंटू प्लस और माइनस एल के बराबर होते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। 4 भी n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, जिसमें 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, कह रहे हैं कि अ गैस इज वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक गैस है जिसका जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 है 10 dm क्यूब, और कह रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड को जब मैं केल्विन के अंदर कन्वर्ट करूंगा दैट विल बी 283 केल्विन। 283 केल्विन के ऊपर इसका वॉल्यूम इतना है। अब कह रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो आधा हो गया, 5 डेसीमीटर क्यूब हो गया, तो बताओ इस वक्त टेम्परेचर क्या होगा। चार्ल्स लॉ से ये आया हुआ है, तो सिंपल V1 डिवाइड बाई T1 विल बी इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। आप लोगों ने T2 फाइंड करना है, तो T2 यहाँ से ऐसा आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नजर आएगा, तो T2 विल बी इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाई T1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, और डिवाइड बाई हो जाएगा V1, यहाँ से डिवाइड बाई V1 हो जाएगा V2। अब वैल्यू पुट करो, तो V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू 5, T1 की वैल्यू क्या है 283, और सिमिलरली अगर आप लोग V1 की वैल्यू देखोगे वो है 10। आप लोग इसको सिंपल डिवाइड करो, 2 के साथ गए और ये 1 के साथ, फिर 2 1 जार 2 और 2 141 जार, तो जो टेम्परेचर होगा वो 141 केल्विन होगा। 141 केल्विन के ऊपर इसका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है 283 केल्विन, 566, यहाँ पर 566 केल्विन, 142 केल्विन या 372 केल्विन, तो यहाँ डिफरेंट कंडीशन आप लोग को दिए, तो आप लोगों ने 142 या 141 समथिंग आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें कह रहे हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो ये तो आप लोगों ने याद करनी है, तो इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो वेलोसिटी है नहीं, PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन का इक्वेशन है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो टेम्परेचर किसी जगह पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी टेम्परेचर किसी जगह पर भी नहीं है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप होते हैं वो CRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में होते हैं। ठीक, यहाँ तक ये एमसीक्यूज हो गए। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें कह रहे हैं कि द मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी इज इनहिबिटेड बाय, किसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है हेक्सेन, प्रोपेन, पेंटेन या इथेन, तो जितना मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, कार्बन 6 होंगे तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी हेक्सेन। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्यून एक्सेप्ट। यहाँ पर मुख्तलिफ कंपाउंड आप लोगों को दिए हैं। कंपाउंड में अगर आप लोगों को बता दूं NaCl है,
NaCl है, साथ में यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है, Al2O3 के साथ यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, FeO है, इसी तरह सिलिकेट है। तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ों की बात हो रही है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है। आयरन NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और साथ में जो दूसरे कौन है, दूसरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन अगर आप लोग सिलिकेट को देखोगे, सिलिकेट भी मोस्ट ऑफ द केसेस क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकते हैं। आप लोग ये भी बोल सकते हो, क्योंकि सिलिका की दो मेन फॉर्म है, एक को हम बोलते हैं एमार्फस, दूसरे को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। एमार्फस जो उसको होते हैं उसको हम बोलते हैं गिलास, और उसका जो क्रिस्टलाइन होता है उसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस सिलिकेट जो होते हैं ना, वो गिलासिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो गिलास जो है वो एमार्फस सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी सिलिकेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, कहते हैं कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल विल बी। कहते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर को आप लोगों ने कम कर लिया, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं नॉर्मल कंडीशन के ऊपर, दैट इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहे हैं कि 78 से ज्यादा होगा, नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी आप लोग के पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी आप लोग के पास उतना ही कम होता जाएगा। और दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं कि लेस देन 78, तो हाँ 78 से कम हो सकते हैं। फिर कहते इक्वल टू 78, नहीं, और इसी तरह रिड्यूस टू हाफ नहीं होगा, लेकिन वो कम हो जाएगा। और ये जो क्या कहते उसे, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशनशिप होता है एक्सटर्नल प्रेशर का, इसको हम एक वेल नोन इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज क्लैसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर क्लैसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन की जरूरत नहीं है। तो जितने एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर की कम होने के साथ साथ आप लोग के पास ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट भी आप लोग के पास कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि आयोडीन इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। आयोडीन क्यों पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन जो दिया, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आयोडीन की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है डेट इज हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखते हो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रीली, एंड thus they will be less conductor of electricity। और सेकंड केस there will be low charge density of electron। चार्ज डेंसिटी हेक्सागोनल केस में बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन की, और वीक जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर आप लोग फेस सेंटर को और बॉडी सेंटर क्यूबिक देखते हो, वहां पर इलेक्ट्रॉन की, मोबाइल इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो फेस सेंट्रिक और बॉडी सेंट्रिक अगर आप लोग के पास कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जबकि हेक्सागोनल जो शेप होती है उसके अंदर क्लोज पैकिंग होती है, दैट्स वाई वहां पर जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। आयोडीन के अंदर कंडक्टिविटी कम होती है, आप लोगों को पता है, हेक्सागोनल शेप है। इसी तरह अगर आप लोग डायमंड को देखोगे, वहां पर भी कंडक्टिविटी कम होती है, हेक्सागोनल शेप है। इसी तरह अगर आप लोग वाटर या आइस वगैरह को देखते हो, वहां पर भी क्रिस्टलाइन शेप जो है ना वो हेक्सागोनल होती है, दैट्स वाई कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक, आगे कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट द शेप ऑफ सीजियम क्लोराइड हैविंग रेडियस रेशियो 0.9। रेडियस रेशियो जो है ना, रेडियस रेशियो वो है 0.9। 0.9 या 1.7 से 1 के दरमियान होगी, तो उस दौरान जो क्रिस्टलाइन शेप बनेगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। अगर आप लोग के पास 1 से लेकर 2 तक होगी, तो आप लोग के पास जो क्रिस्टलाइन शेप बनती है दैट विल बी लीनियर। इसी तरह अगर 2 से 4 तक होगी, तो 2 से 4 के दरमियान जो क्रिस्टलाइन शेप बनती है दैट विल बी ट्राइगोनल। और इसी तरह अगर 4 से लेकर 6 या 7 तक होती है, तो उस दौरान जो क्रिस्टलाइन शेप बनते हैं दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी टेट्राहेड्रल। ये कुछ चीजें आप लोग को वैसे जनरली याद होनी चाहिए। ठीक, मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। नेक्स्ट एमसी मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग का टाइम जाया ना हो, ऐसा ना हो कि सर ने बहुत स्पीड लगाए हुए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbS एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4.0 क्रॉस 10 raised to power -28 द आयनिक कंसंट्रेशन विल बी। देखना ये एमसीक्यूज कुछ ऐसा सॉल्व होगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो PbS है, जब इसकी आयनाइजेशन होती है तो Pb+2 और साथ में S-2। अब अगर आप लोग सॉल्युबिलिटी और आयनिक कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप देखोगे, तो आयनिक कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी ऐसा होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू उसने दी है, और यहाँ पर देखना जितने लेड आयन है उतनी सल्फाइड आयन है, तो दोनों की जो आयनिक कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू। सही है। यहाँ पर अगर आप लोग सॉल्युबिलिटी की वैल्यू को देखते हो, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू यहाँ पर है कितनी है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है कितनी है
4.0 क्रॉस 10⁻⁻28। तो 4.0 क्रॉस 10⁻⁻28। जब आप लोग इसको स्क्वायर रूट से निकालोगे तो 4 का 2 हो जाएगा और 28 का -14 हो जाएगा। तो आयनिक कंसंट्रेशन बोथ सल्फाइड और लेड आयन की जो होगी वो 2 क्रॉस 10⁻⁻14 होगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। पहला 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 है, दूसरा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 है, तीसरा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 और डी जो है ना वो 3 क्रॉस 10⁻⁻10 है। तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी, करीब तरीन तक जाने, तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये भी याद है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कहते हैं व्हाट कंडीशन शुड बी अप्लाइड टू मिनिमाइज द लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट इन अमोनिया सिंथेसिस। अमोनिया की सिंथेसिस एक फेमस प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या होता है, N2 रिएक्ट करते हैं किसके साथ, 3 मोल ऑफ H2 के साथ, और यहां से क्या बनता है, यहां से 2 मोल ऑफ अमोनिया बनता है। बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब कह रहा है कि कौन से कंडीशन आप लोग रखोगे कि ये रिएक्टेंट बहुत कम ही रह जाए। तो यहाँ हेबर प्रोसेस ऑल दो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर स्टिल हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। वो जो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उसकी रीजन ये है कि ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ऑल दो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये यहाँ पर ले चाटलियर प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग प्रेशर को देखोगे तो अकॉर्डिंग टू ले चाटलियर प्रिंसिपल प्रेशर अप्लाई करने से आप लोग का रिएक्शन उस साइड पर जाते हैं जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल्स यानी वॉल्यूम कम हो। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 4 है और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो ये हाई प्रेशर के ऊपर होते हैं और साथ में टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम रखते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन है दैट 200 atm एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सही है कि आप लोग का रिएक्टेंट कम से कम रह जाए। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कह रहे हैं कि सेलेक्ट द बफर सोल्यूशन हैविंग हाईएस्ट पीएच। आप लोग को एक बफर सोल्यूशन दिया है और आपसे पूछे हैं कि इसमें से कौन से बफर जो सोल्यूशन होगी इसकी पीएच ज्यादा होगी। देखना एसिटिक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन सब में कांस्टेंट है, दैट इज 0.1 मोलर। और साथ में एसीटेट आयन है CH3COO नेगेटिव। इस एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन वो चेंज कर रहा है। क्या कुछ दिए, पहले 0.01 मोलर, दूसरे वाले में है 0.05 मोलर, तीसरे वाले में है 0.10 मोलर और चौथे वाले में है 0.15 मोलर। अब यहां पर आप लोगों ने देखने, मैं वीडियो को देख लेता हूं। तो यहां पर आप लोगों ने, क्योंकि पहले मैंने वीडियो बनाई तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, यहां पर आप लोगों ने देखना है और एक इक्वेशन अप्लाई करनी है जिसको हम बोलते हैं हेंडरसन हेजलबार्ग इक्वेशन, जिससे आप लोग किसी भी वीक एसिड और उसके साथ या उसके जो आयंस होते हैं वो उसके पीएच कैलकुलेट कर। हेंडरसन हेजलबार्ग इक्वेशन होते हैं पीएच इज इक्वल टू pKa और प्लस लॉग ऑफ आयनाइज आयन। आप लोग का जो आयनाइज आयन है वो क्या है, यानी एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन, और साथ में यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है ना उसकी कंसंट्रेशन COOH, यहाँ पर भी CH3COOH। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जितना आप लोग डिनोमिनेटर तो सब में सेम है, जितना आप लोग का नॉमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी उतने ही आप लोग के पास पीएच ज्यादा आएगा। pKa तो एसिटिक एसिड का कांस्टेंट होता है, दैट इज 4.76। अब यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो 0.1 है, 0.01 है, 0.05 है, 0.10, 0.15 है। यहां पर अगर आप लोग आयनाइज आयन को देखोगे तो उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, दैट इज 0.15। तो जितना आयनाइज आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी पीएच आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी विल बी व्हाट, विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग विच जिंक सैंपल विद 1 मोलर HCl। पहले कहते 1 ग्राम जिंक रॉड है, दूसरे 1 ग्राम जिंक पैलेट है, तीसरे 1 ग्राम जिंक रे बने और चौथा है 1 ग्राम जिंक पाउडर। तो आप लोगों को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के मुख्तलिफ फैक्टर है और एक जो रेट ऑफ रिएक्शन वो सरफेस एरिया के साथ रिलेशनशिप रखते हैं। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग का क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप लोग पाउडर फॉर्म में जिंक को लोगे तो पाउडर फॉर्म में उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो पाउडर फॉर्म वाला सबसे ज्यादा रिएक्शन कर लेगा। ठीक, तो इसका क्या होगा 1 ग्राम जिंक पाउडर। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जिसमें हमें कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दिए है, इक्वेशन को मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखना
तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ कि ये बोर्ड हमारा ज़्यादा खाली हो कि बार बार टाइम ही ज़ाया ना हो। एक रिएक्शन ये आप लोग के पास दिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है यहाँ पर किसके साथ, देखना मैं आप लोग को लिख लेता हूँ। ये 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका रिएक्शन है 6 मोल ऑफ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैं यूवी लिख लेता हूँ। क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं C6H12O6 और साथ में 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, फ्रिक्शन ऑर्डर है, नेगेटिव ऑर्डर है। तो ऐसे रिएक्शन जो फोटोकेमिकली हो या जो एंजाइम कैटालाइज हो या जो सरफेस के ऊपर किसी चीज का हो रहा है, दे आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है ना ये जीरो ऑर्डर है। ठीक, फोटोकेमिकल रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ। कहते हैं एक रेट लॉ आप लोग को दिया है जिसमें रेट इज इक्वल टू के NO और NO के ऊपर जो कोएफिशिएंट है या पावर है वो क्या है, वो है 2 और साथ में H2 और नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन में आप लोगों ने दो चीजें देखनी है। एक अगर फास्ट स्टेप है ना, फास्ट स्टेप के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब है स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक डील विद मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। वो ना फास्ट स्टेप के ऊपर ना स्लो स्टेप के ऊपर, बहुत ज्यादा स्लो होगा उसके ऊपर जो केमिकल काइनेटिक्स उसके साथ डीलिंग नहीं करते। तो मुख्तलिफ ऑप्शन आप लोग को दिए, किसी के साथ आगे लिखे हुए फास्ट, किसी के साथ लिखे स्लो। तो सबसे पहले आप लोगों ने फास्ट वालों को बीच में से निकाल देने। अब स्लो में जो आएगा, जो इस तरह होगा ना, जो ऐसा होगा 2NO और साथ में H2, इससे जो भी चीज बनती है, फॉर एग्जांपल इससे H2O2 और साथ में नाइट्रोजन या नाइट्रोजन बनता है। साथ जितना स्लो लिखा होगा ना ये वो वाले रिएक्शन है। ठीक, ये वो वाले, तो रेट लॉ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते, बाकियों के साथ इसका लेने देने नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते कहते हैं आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड इंथैल्पी यानी आप लोग का जो रिएक्टेंट होगा वो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो भी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होगा। अगर आप लोग देखते 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल वाटर बनते हैं, तो ये आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन नीचे फिजिकल स्टेट देखने, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर गैस है और वाटर जो है ना वो लिक्विड है। ये थोड़ा सा नजर भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस है और ऑक्सीजन गैस है, सही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने सॉलिड फॉर्म में मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, तब ये नहीं हो सकते। सही है। 2 मोल ऑफ अल्युमिनियम में 2 मोल तो होंगे नहीं, 1 मोल होगा। और साथ में अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके लिए भी नहीं। स्टैंडर्ड स्टेट यानी 1 मोल होंगे और उसका जो फिजिकल स्टेट है वो जिस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये कह रहे हैं कि एक्सपेंशन टेक्स प्लेस व्हेन अ गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मार्बल चिप्स। देखना ये एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, और यहाँ जब ये रिएक्शन करेगा क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन नहीं लिखो, हम रिएक्शन में आप लोगों को समझा रहा हूँ। मार्बल चिप्स और HCl का रिएक्शन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। अब दो बातें आप लोगों ने याद रखनी। एक तो यहाँ H2 गैस रिलीज हो रहा है, मतलब ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक यानी क्यों क्या होगा, नेगेटिव होगा। और दूसरी बात यह है कि वर्क क्या होगा, वर्क पॉजिटिव। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, वर्क सराउंडिंग के ऊपर होगा, तो वर्क पॉजिटिव होगा। और जो H होगा ना वो आप लोग का क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है, वर्क इज पॉजिटिव क्यू इज नेगेटिव, बिल्कुल। वर्क इज नेगेटिव क्यू इज पॉजिटिव, नहीं। वर्क इज पॉजिटिव नो वर्क डन, नहीं। और वर्क इज पॉजिटिव क्यू इज पॉजिटिव, नहीं। तो यहाँ पर ये चीज कि क्यू नेगेटिव होगा, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, एमसीक्यूज नंबर 77 की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें कह रहे हैं कि व्हेन जिंक रॉड एक्ट एज अ कैथोड व्हेन कपल विद मैग्नीशियम। कहते हैं कि जिंक एक्ट करते हैं एज अ कैथोड जब आप लोग इसको मैग्नीशियम के साथ कपल करते हैं। क्यों, मैग्नीशियम के साथ जब कपल करोगे ये कैथोड के तौर पर इसलिए एक्ट करते हैं क्योंकि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई। ठीक, कम नहीं है, जीरो भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, कहते हैं प्लेसिंग रॉड ऑफ आयरन मेट इन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कह रहे हैं कि कॉपर विल बी डिपॉजिट, आयरन विल बी प्रिसिपिटेट आउट, कॉपर एंड आयरन बोथ डिसॉल्व, नो रिएक्शन टेक प्लेस। देखना आयरन का आप लोग रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट डिपेंड करेगा अगर ये आयरन इस केटाइन को रिप्लेस करेगा नहीं।
अब कौन सा केटाइन को रिप्लेस करेगा, जो नीचे आएगा वो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर ये कॉपर नीचे हो और आयरन ऊपर है तो ये जाएगा, इसको रिप्लेस कर लेगा। नीचे का मतलब ये होता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। अब अगर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे आयरन नीचे कॉपर ऊपर है, तो यहां से ये इसको इजीली रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ये तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में या ये रिड्यूस होना चाहेगा और ये ऑक्सीडाइज, ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं हो। ठीक। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि इन CH3Cl कह रहे हैं कि यहां पर जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.76 और कह रहे हैं कि क्लोरीन का जो कोवेलेंट रेडियस है दैट इज 99। तो कार्बन का बताओ आप लोग, 1.76 नहीं 176 पिकोमीटर है, सही है। तो आप लोगों ने 99 को 176 से माइनस करना है, तो सिंपल आप लोगों के पास जो आयरन का कोवेलेंट रेडियस होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 77 पिकोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जिसमें हमें कह रहे हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 7। ग्रुप 7 के जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है ना वो ये है, कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, सही। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी, आयोडीन की। एक्सेप्शनली फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है क्योंकि मैंने बोला आप लोगों को जब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझा रहा था, ग्रुप 2 की जो इलेक्ट्रॉन पीरियड 2 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एक्सेप्शनली पीरियड 3 से कम होती है क्योंकि स्मॉल साइज और बाहर से और अंदर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। ठीक। तो करेक्ट ऑर्डर ये वाला होगा। आगे जाते कहते हैं कि प्रिडिक्ट हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिंगल बॉन्ड। आप लोग को सिंगल बॉन्ड दिया है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और कार्बन और कौन है, कार्बन और कार्बन के बीच में, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। तो दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो आप लोग के पास जो होगी ना बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। एक बात ये आप लोगों ने याद रखनी है। और दूसरी जो बात है ना वो बॉन्ड लेंथ के साथ भी उसका रिलेशनशिप है, बॉन्ड लेंथ के साथ और इलेक्ट्रोनिक। अगर आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे, कार्बन की 4 है, कार्बन की 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, कार्बन की 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.3 है, कार्बन की 3 है 3.5 है और दूसरे कार्बन की भी 3.5 है, नाइट्रोजन की 3.3 या 3.5 समथिंग है और कार्बन की 3 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, सही है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। कंपाउंड आप लोग को दिए ये वाला, ये कंपाउंड है, एसो टाइप ऑफ कंपाउंड है, N2 पॉजिटिव और साथ में Cl। अगर मैं इसको ओपन करके लिख लूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ N ट्रिपल बाद में N और साथ में Cl। कह रहे यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉन्ड पेयर ये है और एक बॉन्ड पेयर ये, स्टीरिक नंबर 2 आ जाएगा। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी sp, दैट विल बी sp। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 83 है जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि कंपाउंड X प्लस सोडियम कार्बोनेट, कंपाउंड Y प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कहते हैं कि कंपाउंड Y है, कंपाउंड X है और ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं Na2CO3 के साथ। इससे क्या बनते हैं, इससे कंपाउंड Y बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में वाटर बनता है। बताओ ये कंपाउंड X क्या होगा। कंपाउंड X पहला ऑप्शन है प्रोपीन, नहीं। दूसरा ऑप्शन है प्रोपनल अल्डिहाइड, नहीं। तीसरा ऑप्शन है ईस्टर, नहीं। चौथा ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर रखते हैं और जब आप लोग इसको किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व होता है, यहाँ पर सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बन जाएगा। ठीक, ये रिएक्टेंट है और ये वाला प्रोडक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, प्रोपानोइक एसिड। एमसीक्यूज नंबर 84 की तरफ जाते हैं जिसमें आप लोग को कहते हैं कि कंपाउंड ए है और साथ में वो रिएक्ट करते हैं आयोडीन के साथ, I2 के साथ, और I2 के साथ साथ यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर भी है NO2CO3। इससे क्या बनता है, इससे कंपाउंड बी बनता है, कंपाउंड बी के साथ साथ RCOO बनता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट या सोडियम जो भी बनते हैं, साथ में सोडियम आयोडाइड और साथ में जो है ना वो वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। आप लोग को कह रहे हैं कि कंपाउंड ए बताओ,
कंपाउंड ए क्या होगा, एसीटोन होगा, एसिटिक एसिड होगा, एसिटामाइड होगा या एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। ऐसे एमसीक्यू सर हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको रिएजेंट का पता होना चाहिए। यहाँ पर जो रिएजेंट है ये आयोडोफार्म टेस्ट वाले रिएजेंट है, और आयोडोफार्म टेस्ट आर गिवन बाय दोस कंपाउंड विच हैव अल्फा कार्बन एज मिथाइल ग्रुप। अल्फा कार्बन मिथाइल ग्रुप होगा। ये अल्कोहल भी देते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन भी देते हैं। अल्कोहल में सिर्फ इथानल देता है, बाकी अल्कोहल ये आपको नहीं दे सकते, ठीक। और इसी तरह बाकी अल्कोहल भी देंगे, लेकिन अगर अल्फा कार्बन मिथाइल ग्रुप होगा। इसी तरह आप लोग अगर सीटोन वगैरह दोगे उसमें अगर अल्फा कार्बन मिथाइल ग्रुप होगा तो वो भी दे सकता है। और बाकी अगर कोई चीज़ होगी जिसके अंदर अल्फा कार्बन मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो वो फिर आप लोग का जो ये टेस्ट नहीं दे सकते। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी एसीटोन। एसिटिक एसिड नहीं हो सकते, एसिटामाइड भी नहीं हो सकते, एसिड एनहाइड्राइड भी नहीं हो सकते, ठीक। अब एमसीक्यूज नंबर 85 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 85 में आपको कहते हैं कि सेलेक्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आप लोग को डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड दिए, आपसे पूछे कि इसमें मुझे बताओ कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। ये 4 कार्बन तक दिए, ये 4 कार्बन है, ये यहाँ पर 4 कार्बन है और ये यहाँ पर 5 कार्बन, ठीक। C5 मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज इन कार्बोक्सिलिक एसिड और एवरी जो आप लोग के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस चीज को देखोगे किसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए देखोगे, तो मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड में इवन नंबर ऑफ कार्बन का एक्सेप्शनली ज्यादा होते हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग 8 नंबर कार्बन का। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो कार्बन 4 है, यहाँ पर कार्बन 5 है, आप लोग के ख्याल से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिमेट्री की वजह से कार्बन नंबर 4 का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कार्बन नंबर 5 से एक्सेप्शनली ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पेंटानोइक एसिड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ब्यूटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड आप लोगों ने नहीं लगाने, ठीक। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। 87 नंबर एमसीक्यूज है। कहते हैं कि आइडेंटिफाई अल्कीन विच गिव ओनली वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड अपॉन ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में वो अल्कीन आप लोग को ओनली वन टाइप ऑफ जो एल्डिहाइड देगा जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप की तादाद सेम होगी। इसमें अगर आप लोग देखते 1 पेंटीन नहीं हो सकते हैं। 1 पेंटीन में अगर आप लोग देखो एक साइड पे इतने देखो 1 2 3 4 5, 1 इधर एक हो गया, इधर कुछ और हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन को अगर आप लोग सिंपल देखोगे 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन में देखोगे तो इस साइड पर भी 2 कार्बन और इस साइड पर भी 2 कार्बन, यानी ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं ना। देखो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन मोनोजोनाइड बन जाते हैं, यहाँ पर फिर ये एस स्प्लिटिंग हो रही है, ऐसे 2 कार्बन इस साइड पर और 2 कार्बन इस साइड पर, एक साइड पर भी इथानल दूसरे साइड पर भी इथानल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जिसमें मैं ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जितना स्टीर की हिंड्रेंस कम होगा तो आप लोग के पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो रेट होगी वो ज्यादा होगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे फॉर्मल एल्डिहाइड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इथानल का होगा, उसके बाद फिर कीटोन यानी एसीटोन इन्होंने दिया है, एसीटोन का होगा, और उसके बाद आप लोग के पास ब्यूटानल का होगा, क्योंकि एसीटोन बीच में आया हुआ है तो एसीटोन को भी उन्होंने साथ में मिलाए हुए। अगर आप लोग इसके करेक्ट ऑप्शन देखोगे ना, जिस बंदे को एमसीक्यूज की जरूरत हो तो मैं आप लोग को व्हाट्सअप कर दूंगा, आप लोग वो भी मुझसे मांग सकते हो, ठीक। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जिसमें हमें ये कह रहा है कि ये जो बेकलाइट है, बेकलाइट इस फॉर्म, बेकलाइट एक पॉलीमर है और ये कैसे बनता है, तो बेकलाइट बनता है जब आप लोग फिनोल का रिएक्शन करते हो किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजन है और वो वहां पर डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस वगैरह को